चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टोरेज वाले को। ओके, नाउ इसमें हमारा एक पोर्शन ये रह गया था सॉलिड स्टेट स्टोरेज के बारे में। अच्छा देखिए, सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो है वो हमारा जितने भी सर्किट स्टोरेज हैं जो आप सर्किट में डेटा स्टोर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैश मेमोरी जो है, जिसे हम आमतौर पे यूएसबी कहते हैं, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, उसको हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। अगर आप उस डिवाइस को ओपन करो तो अंदर से आपको एक सर्किट नज़र आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नज़र आएगा जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं। इसी तरह आपके स्मार्ट कार्ड हैं जिसमें कोई चिप लगी हो, तो जितनी भी स्टोरेज है ऐसी जो डेटा को किसी चिप में स्टोर करे, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करे, वो कैटेगरी हमारी आती है सॉलिड स्टेट स्टोरेज कैटेगरी में, ठीक है ना। जितने भी हमारे कार्ड्स हैं, जैसे आपका मेमोरी कार्ड हो गया, जो आपका मोबाइल में लगता है, जैसे आपका MP3 प्लेयर हो गया, जो भी चीज़ आप सर्किट के अंदर आप सेव करते हैं, वो हमारा एक नई कैटेगरी बना दी है सॉलिड स्टेट स्टोरेज के नाम से, ना। अच्छा, इसमें जो है सॉलिड स्टेट स्टोरेज ये जो है ये हमारे आमतौर पे ना ये मैग्नेटिक स्टोरेज में आता है, ना ऑप्टिकल स्टोरेज में आता है, ठीक है। ये हट के एक इनसे एक स्टोरेज है जो सॉलिड स्टेट स्टोरेज के नाम से एक नई चीज़ बना दी है कि हम ये कहते हैं कि जी ये ना तो मैग्नेटिक स्टोरेज है, नाइदर मैग्नेटिक नॉर ऑप्टिकल, ठीक है। ऐसी स्टोरेज जो होती है नाइदर मैग्नेटिक नॉर ऑप्टिकल स्टोरेज जो होती है वो हमारी सॉलिड स्टेट स्टोरेज होती है। मुख्तसर बात ये कि सर्किट में आप जो डेटा से सेव होता है, वो जितनी भी स्टोरेज होती है वो एक नई कैटेगरी है जो सॉलिड स्टेट स्टोरेज में आती है, ठीक है ना। तो ये स्टोरेज का टॉपिक आपका एंड हो गया। इसको आप पढ़िएगा, मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ बुक से कि आपने इसको कहाँ से और रीड करना है, ठीक है ना। ओके, नाउ हम इसी टॉपिक पर आ जाते हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। आई होप कि आपने बुक ले ली होगी। और आपने कुछ एक्सरसाइज भी की होगी इसकी। ये हमारा टॉपिक था एसेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो हमने मेमोरी को और स्टोरेज को मिला के हमने ये अभी इस वक्त हमने पढ़ा है इसको। फर्दर मैं आपको और बताता हूँ कि आपने इसको कहाँ से और रीड करना है। इसी में अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास आ जाता है। अच्छा, इसमें प्रोसेसर था हमारे पास, पहला जो था वो प्रोसेसर था, तो इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। वैसे मैं अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो मैं ये आपको क्लास में कराऊंगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा। खैर, तो इसमें जैसे लिखा है कि द प्रोसेस इज लाइक द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर भी कहलाता है। मेन काम जब आप
सिस्टम को डेटा देते हो, जब डेटा देने की बात करते हैं तो दैट मीन्स कि हम इनपुट दे रहे हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस। जब हम इनपुट देते हैं तो वो उसको प्रोसेसर जो है उसको प्रोसेस करता है, ये कन्वर्ट करता है, फिर आप उसको देख पाते हो, उसका आउटपुट या इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। इसको भी आप एक नज़र पढ़ लेना आप, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। देखो बुनियादी तौर पे जो हिस्से हैं, अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की, तो बुनियादी तौर पे इसके दो हिस्से हैं। एक हमारा कहलाता है कंट्रोल यूनिट और एक कहलाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीयू या अरिथमेटिक लॉजिक एएलयू, आपने नाम इससे पहले सुने होंगे। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप इसमें यहाँ पे इसमें दिया होगा शायद कंट्रोल यूनिट के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, खैर मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एक प्रोसेसर के बुनियादी तौर पे दो हिस्से हैं। ठीक है ना। एक हमारा कहलाता है कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखें, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे एक ट्रैफिक सार्जेंट किसी राउंड अबाउट पे खड़ा होकर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का भी यही काम है कि वो फ्लो ऑफ ट्रैफिक को देखे, यानी कि जो कंप्यूटर में फ्लो ऑफ ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि डेटा के फ्लो को वो देखता है कि कहीं कोलिजन हो जाए, कंट्रोल करता है। अच्छा, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस, ऑल द इंस्ट्रक्शंस कैरिड आउट फ्रॉम कंट्रोल यूनिट, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कंट्रोल यूनिट से ही आती हैं, जिसपे कोई ना कोई एक्शन कंप्यूटर लेता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर चलता है इंस्ट्रक्शंस पे, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी हमारी कंट्रोल यूनिट से ही आती हैं। ठीक है ना। तो कंट्रोल यूनिट एक तो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ ट्रैफिक को, डेटा के फ्लो को, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो कहाँ से आती हैं, कंट्रोल यूनिट से ही आती हैं। ऑल द इंस्ट्रक्शंस कैरिड आउट फ्रॉम कंट्रोल यूनिट। ओके, एंड नाउ फिर हमारा आ जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म करता है यही पार्ट प्रोसेसर का, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना। इसमें आप अगर हम कहें कि जी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ये तो हमारे कहलाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी जमा प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है वो यही पार्ट करता है। एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज, जैसे इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह के जो कंपैरिजन होते हैं हम इसको लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। तो ये वाला पार्ट भी जो है वो ALU ही परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक भी करता है और लॉजिकल भी करता है। अरिथमेटिक यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लॉजिकल क्या हो गया, कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज, दैट इज इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह की जो वैल्यूज हैं वो भी यही पार्ट ऑफ द प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसमें देखें, आपने सुना होगा कैश मेमोरी ना, कैश मेमोरी, CACHE। तो इसको आमतौर पे लोग कैशे भी कहते हैं, कुछ लोग कैची भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, कैश मेमोरी, कैश, जो CASH, कैश, प्रोनाउंस इट एज कैश। स्पेलिंग इसके CASH नहीं है, लेकिन इसके स्पेलिंग है CACHE। तो लेकिन प्रोनाउंस आप इसको क्या करेंगे, कैश मेमोरी। अच्छा, कैश मेमोरी एक्चुअली क्या है, एक बफर है, एक स्टोरेज है टेम्परेरी, जिसको हम कहते हैं कि जी होल्ड करता है, डेटा को होल्ड करता है जब तक के प्रोसेसर
बिजी है। जब प्रोसेसर फ्री हो जाता है तो वो डेटा को कैश से ले लेता है, ठीक है ना। इस पे हम करेंगे, बाद में बात करेंगे, ये एक पूरा टॉपिक है। वो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उसको बाद में करें। अच्छा जी, ये मैं इसी चैप्टर की आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ। मेमोरी डिवाइसेस, जैसे आपने रैंडम एक्सेस मेमोरी अभी पढ़ा है, और आपने पढ़नी क्या क्या चीज़ें इसमें, एक आपने ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। पेज नंबर में आपको इसका आप देख लेना, इसी चैप्टर में है ये, एक्चुअली 6th एडिशन है, तो 7th एडिशन में भी यही होगा मेरा ख्याल है। लेट मी चेक। तो इसमें आप जब बुक लोगे, पेज नंबर 34 है। जो नई बुक है उसमें पेज नंबर 34 है, सही। इसमें 29 है, तो जाहिर सी बात है फ़र्क है दोनों में। अच्छा, फिर आपने पढ़ा इसमें रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी मेमोरीज थी, जिसमें एक रैम था और एक रोम था, ठीक है ना। इसको आप एक दफ़ा रीड कीजिएगा तो आई होप के आप इसको समझ जाओगे। ये जो हमारी कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी हमने अभी पढ़नी है। फिर आप आ जाएं जी, उसके बाद हमारा एक और चीज़ रह गई थी, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमारी रह गई थी एसेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर के टॉपिक में। तो इसमें डिवाइसेस हैं, अगर आप जैसे ट्रैक बॉल है, टच पैड है, जैसे माउस, ये सारी क्या चीज़ें हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। जॉयस्टिक हो गई, और स्कैनर कैन कॉपी एंड प्रिंट पेज टेक्स्ट ऑफ द ग्राफिक इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी, ठीक है ना। डिजिटल कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। और आउटपुट डिवाइसेस हमारी क्या है, स्क्रीन हो गया, मॉनिटर हो गया, आपकी हार्ड कॉपी हो गई, स्पीकर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो बुनियादी डिवाइसेस यही हैं इनपुट और आउटपुट की। इसको भी आप एक दफ़ा रीड कर लेना, ओके। तो ये वो चीज़ें अभी जो हम कर चुके हैं ना, तो ये सब आपने पढ़ लेना। स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज, अच्छा ये मैग्नेटिक स्टोरेज आ गया है, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन ये उस तरीके से नहीं है जिस तरह से मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया है, लेकिन ये कि ठीक है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्टिकल डिवाइसेस आ जाते हैं। मैग्नेटिक के बाद सीडी के बारे में बताया, इसमें डीवीडी के बारे में बताया। ये देखिए 17 GB लिखा हुआ है इसमें, इससे भी ज़्यादा की अवेलेबल हैं। ये टॉपिक आपके आज हमने कवर कर लिए ना। तो ये हमने पिछली दफ़ा सॉफ्टवेयर ब्रिंग्स टू लाइफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको पता है ये पिछली क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी हम कर चुके हैं, मुझे याद आ रहा है कि हमने कर ली। बहरहाल मैं एक दफ़ा आपको इसका रिव्यू बता देता हूँ कि देखो, हमने जो पिछली क्लास में हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया था कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज़ हो गई, ठीक है। बुनियादी काम इनका क्या है कि ये इंटरेक्ट कराते हैं यूज़र को मशीन के साथ, कि अगर विंडोज़ ना हो आपके कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेशन ही नहीं करेगा। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम
इंटरेक्ट कराता है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। यानी मिसाल के तौर पे मैं अगर वर्ड पे काम कर रहा हूँ, एक्सेल पे काम कर रहा हूँ या फोटोशॉप पे काम कर रहा हूँ, तो अनटिल अनलेस जब तक कि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा मैं उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकूँगा। तो बुनियादी तौर पे क्या करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र को मशीन के साथ इंटरेक्ट कराता है एज वेल एज सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कराता है। नाउ फिर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी ख़ास एप्लीकेशन पे काम करने के लिए बने हों, डिज़ाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो किस लिए बना है कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस का आपको कोई काम करना है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते। फोटोशॉप किस लिए बना है कि जो आपने कोई फ़ोटो एडिटिंग करनी है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोटोशॉप। फिर आपका आ जाता है जनाब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अच्छा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद काम नहीं करता बल्कि किसी और सॉफ्टवेयर से वो काम करा देता। मिसाल के तौर पे ऐसे सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्ड डिस्क ट्रबल शूटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, या एंटीवायरस हो गए, या ड्राइवर्स हो गए। ठीक है ना, ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर साउंड का ड्राइवर हो गया, जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद काम ना करे और किसी और सॉफ्टवेयर से वो काम ले, ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है ना, जो काम सिस्टम के लिए कर रहे हैं, जो काम सिस्टम के लिए कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वो काम खुद नहीं कर रहा बल्कि किसी और सॉफ्टवेयर से वो काम करवा रहा है। वजह इसकी ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर लोड ज़्यादा होगा तो सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो खुद काम नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी और से वो काम करवा लेता है, तो इससे सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ठीक है, तो ये आपने इसमें से पढ़ लेना। आई होप कि इसमें यूटिलिटी भी लिखा होगा, शायद नहीं लिखा। खैर, तो आपने ये याद रखना है कि 3 किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपने बस वहाँ तक ही पढ़ना है। ओके, फिर हमारी आ जाती है इस पे एक्सरसाइज आ जाती है। ओके, ये समरी आपकी आ गई। अच्छा, इसमें फिर हम देखते हैं कि ये की टर्म क्विज़ेज़ हैं, इसको आपने एक नज़र देख लेना। ये आपके मल्टीपल चॉइस MCQs आ गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए आपके पास। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस स्टोर इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प द कंप्यूटर स्टार्टअप। ठीक है ना, तो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने में वो कौन सी डिवाइस है जो इस्तेमाल होती है? स्टोर इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प द कंप्यूटर स्टार्टअप। हाँ भाई, तो ये सारे ब्लैंक्स आपने एक दफ़ा इसमें कर लेने हैं, फिर हम इंशाल्लाह जब क्लास होगी तो हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिव्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। लिस्ट द 4 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्वेश्चंस भी आप एक नज़र इनको देख लीजिएगा ना। ओके, अच्छा, फिर हमने जो करना है, मैं भी आपको पढ़ने के लिए और बता रहा हूँ कि और आपने क्या इसमें पढ़ना है। मैं आपको एक नज़र और दिखा देता हूँ और पेज नंबर, ये चैप्टर आपको बता देता हूँ ताकि आप ये इस वीक में, ये इनपुट डिवाइसेस के बारे में चैप्टर 3, जिसको हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं। मैं जो आपको चीज़ अभी दिखाता हूँ,
देखिए चैप्टर 4 है प्रोसेसिंग डेटा। इसमें भी आपको कुछ चीज़ें वो मिल जाएंगी जो अभी आपने पढ़ी हैं। देखिए ये नंबर सिस्टम ये हमने करना है अभी। ये भी एक टॉपिक है हमारा, नंबर सिस्टम, बिट्स एंड बाइट्स। ओके, अच्छा देखो ये मैं आपको बताता हूँ बिट्स एंड बाइट्स। पहले मैं आपको इसमें और बता दूँ और आपको इसमें से क्या रीड करना है खुद से। अच्छा देखो ये टॉपिक हमने करना है प्रोसेसिंग डेटा। अच्छा देखो ये सीपीयू आ गया है, ये हमारा चैप्टर 4 में है और मैं आपको इसका एग्जैक्ट पेज बताता हूँ। अगर मैं, हाँ, पेज 140, जो 7th एडिशन में पेज है वो 140 है। इसमें क्या दिया हुआ, 130, ठीक है। अच्छा देखो ये हमने अभी किया था सीपीयू चैप्टर 4 ए में इसका दिया हुआ है सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो बुनियादी तौर पे देयर आर टू पार्ट्स, एक कंट्रोल यूनिट कहलाता है और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये पेज 140 पे ये आपने पढ़ना है उसी के साथ, ठीक है। क्योंकि हमारा पेपर ज़्यादातर जो होगा वो एमसीक्यूज बेस होगा, तो आपको ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि ALU क्या होता है और कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। फिर ये हमारा मशीन साइकिल है। अच्छा देखो मशीन साइकिल क्या है, ईच टाइम द CPU एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन टेक अ सीरीज ऑफ स्टेप। जब भी वो कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, चलाता है, रन करता है, तो वो कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करता है। हम क्या कहते हैं, मशीन साइकिल, ठीक है। तो मशीन साइकिल इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि कंप्यूटर जब इंस्ट्रक्शंस या एक इंस्ट्रक्शन को जब वो करता है, प्रोसेस करता है, तो कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो वो परफॉर्म करता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मशीन साइकिल। अच्छा अब ये आप देखो कि नंबर 1 फेचिंग, फेचिंग, ठीक है ना, FETCHING, फेचिंग। एक्चुअली फेचिंग का मतलब क्या होता है, फेच करना होता है हासिल करना, छीन लेना, ठीक है। इस तरह के मायनों में आता है फेच, फेच। Now, before the CPU can execute an instruction, the control unit must retrieve or fetch a command or a data from the computer memory. इसका मतलब ये होगा कि जब भी वो कोई चीज़ fetch करता है बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले कंट्रोल यूनिट, आपको याद है प्रोसेसर के दो हिस्से थे, एक कंट्रोल यूनिट था और एक ALU था। तो इंस्ट्रक्शन को या कमांड को हासिल कहाँ से किया जाता है, चलाने से पहले मेमोरी से। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लोड करते हो या जो रन करना चाहते हो, वो सबसे पहले मेमोरी या रैम में लोड होता है, ठीक है ना। वहाँ से फिर अगला प्रोसेस शुरू होता है ना। तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन या कमांड एग्जीक्यूट होनी है तो CPU का जो कंट्रोल यूनिट है वो उसको फेच करेगा, हासिल करेगा, कमांड वो हासिल करेगा कहाँ से, मेमोरी से, ठीक है। तो फेचिंग ये होती है। ओके, नाउ फिर हमारी आती है डिकोडिंग। दूसरा स्टेप क्या है, डिकोडिंग। बिफोर अ कमांड कैन बी एग्जीक्यूट, the control units must break down or decode the command uh, uh, into instructions that correspond to those in CPU instruction, shows how the CPU plays a sound, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो फेच करेगा उसको और एग्जीक्यूट करने से पहले उसको डिकोड करेगा, डिकोड करेगा, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में लाएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर साउंड है, साउंड की इंस्ट्रक्शन है, तो उसको डिकोड कर देगा ताकि वो सुनने के काबिल हो सके वो कमांड, ठीक है। कमांड को उसने फेच किया, कंट्रोल यूनिट ने फेच करने के बाद उसको क्या किया, डिकोड किया, रीडेबल फॉर्म में लाया, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में लाया। देन फिर क्या है, अब वो एग्जीक्यूशन करने लगा, उसको चलाने लगा है,
ठीक है ना। तो when the command is executed, the CPU carries the instruction in order to converting them into micro code, ठीक है ना। माइक्रो कोड में उसको कन्वर्ट कर देगा। वो जो एग्जीक्यूशन है, जैसे वो एग्जीक्यूशन होगी, वो जो इंस्ट्रक्शन होगी वो कन्वर्ट इनटू माइक्रो कोड रीडेबल फॉर्म में, यानी वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि आपको स्पीकर पे सुन सकोगे, मॉनिटर पे देख सकोगे, या प्रिंटर पे आप उसको निकाल सकोगे, ठीक है ना। तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। स्टोरिंग क्या है, ये ऑप्शनल है। स्टोरिंग क्या है, ऑप्शनल है। अगर आपने उसको स्टोर करना है, सेव करना है, तो आप सेव कर लो। अगर आप समझते हो इन फ्यूचर आपको इस्तेमाल नहीं होना, तो आप इसको डिस्कार्ड कर दो, ठीक है ना। तो बुनियादी तौर पे 3 इसके ये 4 स्टेप्स हैं मशीन साइकिल के। मशीन साइकिल क्या है कि जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगती है तो सिस्टम जो है कुछ चीज़ें परफॉर्म करता है, ठीक है ना। उसके 3-4 स्टेप्स हैं जो करता है। फेसिंग करता है, यानी कमांड हासिल करता है कहाँ से, मेमोरी से। उसको डिकोड करता है, कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करता है। फिर एग्जीक्यूट होता है, वो जो उसने डिकोड किया होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर आप समझते हो कि स्टोरिंग है लास्ट वन, ये ऑप्शनल है। अगर यूज़र समझता है कि ये आगे इन फ्यूचर काम आएगा तो उसको स्टोर कर लेते हैं, वरना अदरवाइज डिस्कार्ड कर लेते हैं, ठीक है। नाउ फिर ये भी आपने पढ़ना है, मेमोरी आप अभी पढ़ चुके हो, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। देखो वॉलेटाइल आपको याद होगा, रैम जो थी नॉन वॉलेटाइल थी। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर लाइट है नहीं है तो वो फिर भी जो है रोम काम करती रहती है। अच्छा, जो हमने उस वक्त पढ़ा था प्राइमरी में, रैम और रोम, तो रोम एक्चुअली क्या, मदरबोर्ड पे एक चिप है। अगर आप मदरबोर्ड को देखो तो एक बैटरी आपको नज़र आएगी, एक सेल लगा हुआ नज़र आएगा मदरबोर्ड पे, उसके आसपास ही वो रोम की चिप होती है। आपकी कंप्यूटर में जो टास्क बार पे टाइम आ रहा होता है, टाइम और डेट आ रही होती है, ये भी रोम से ही आ रही होती है, ठीक है ना। तो रोम एक्चुअली क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। आप कंप्यूटर को बंद कर देते हो, फिर भी वो अपना, आपने अभी कंप्यूटर बंद किया, 3-4 दिन के बाद खोला, आपने देखा डेट और टाइम आपकी सही है, ठीक है ना। तो उसको चलाता कौन है, उसको जो मदरबोर्ड पे एक सेल लगा होता है, एक बैटरी लगी होती है, वो उसको कंटिन्यू चलाता रहता है, रनिंग में रखता है। तो दैट इज़ वाई रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। यानी कि बिजली चली भी जाए या कंप्यूटर ना भी चल रहा हो, लेकिन वो काम करता रहता है। नाउ इसी तरह एक फ्लैश मेमोरी हमारी, ठीक है, ये भी नॉन वॉलेटाइल है। आपका MP3 प्लेयर हो गई, आपकी जो USB हो गई, जिसको आप फ्लैश मेमोरी कहते हो, ये सारी क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। स्मार्ट कार्ड हो गया आपका, जिसमें एक चिप लगी हुई है, तो लेकिन वो चलती रहती है, तो वो भी नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मेमोरी की आपकी मेमोरी है, ठीक है। ये डिम सिम, ये जो दिए हुए एज ए टाइप ऑफ मेमोरी, लेकिन मेमोरी होती है, काम वही करती है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से मेमोरी के मॉडल चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली मेमोरी होती है, उसका काम जो होता है वो वही होता है। और ये वॉलेटाइल होती है, ये टेम्पररी स्टोरेज होती है कि उस वक्त तक स्टोर रखती है जब तक कि उसको बिजली मिलती है। उसके बाद वो उसको, अगर आप शट डाउन कर दो तो वो डेटा लॉस्ट हो जाता है उसमें से, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर को शुरू करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड, रजिस्टर्स क्या हैं और कंप्यूटिंग पावर, ये सब आप एक नज़र पढ़ लेना इसको, ताकि हम इसको आसानी से, कंप्यूटर इंटरनल क्लॉक क्या चीज़ है ये भी पढ़ लीजिएगा, बसेस पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इंशाल्लाह ये टॉपिक को कवर करने की
कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो चैप्टर 4A अब हमने करना है। तो ये आप जो है एक नज़र इसको नेक्स्ट क्लास से पहले आप इसको देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। बिट और बाइट भी आप देख लीजिएगा एक नज़र। यहाँ से इंशाल्लाह हम इसको शुरू करेंगे। ये ASCII कैरेक्टर कोड टेबल है, ये भी बताऊंगा क्या चीज़ है ये। ठीक है। बिट, अच्छा देखो बिट क्या चीज़ है, ये ऐसे ही मैं आपको एक बता देता हूँ। बिट क्या चीज़ है? बिट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट। बिट इज आइदर 0 और 1। बिट या तो 0 होगा या 1 होगी। ठीक है। अगर कहीं पे 0 1 लिखा हुआ है तो ये बिट नहीं है, ये बिट्स हैं, बिट्स। ठीक है ना। तो बिट क्या है कि हम कंप्यूटर हम कहते हैं कि जी बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, 0 या 1 समझता है, इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं समझता। तो जब आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हो तो ए कैसे समझता है। ठीक है ना। तो ये अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। या कीबोर्ड में 0 और 1 के अलावा भी बहुत सारी कीज़ हैं, तो जब वो आप प्रेस करते हो तो ये कैसे समझता है कि आपने वो प्रेस किया है, ए प्रेस किया है, बी प्रेस किया है, तो वो कैसे समझता है, हालांकि वो 0 और 1 के अलावा और कुछ भी नहीं समझता। ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम इसको देखते हैं। बिट क्या है? बिट बाइनरी डिजिट है, और बिट या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है ना। इसी तरह बाइट क्या है? कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स को अगर कंबाइन करो तो वो एक बाइट बनती है। ठीक है ना। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।